हाल ही में बाघिन अंबिका की मौत के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है? तो हो गया रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। ये टोटल 5 टाइगर रिजर्व वर्तमान में राजस्थान के पास है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये उदयपुर में। डेटा आदान प्रदान करेगा, एकीकृत डेटा आदान प्रदान करेगा। रावल, रतन सिंह और खिलजी के बीच में। जैसाणा गढ़ के नाम से जाना जाता है ये दुर्ग। 1150 ईस्वी में दुल्हा राय कछावा ने करवाया। शीला माता मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। और दीवाने आम का निर्माण यहाँ पे किसने कराया? तो कराया मिर्जा राजा जयसिंह ने। पहले जयपुर की वीसी कौन है? कल्पना कटेजा प्रथम महिला वीसी भी है। हाल ही में पाड़ाझर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह वाटरफॉल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि भीम ने जो है ना, भीम ने बूंदी बूंदी और मांगली, यह किस संस्था के शोध पेपर नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है? राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 22 मई और 22 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्ट्रेटेजी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में बाघिन अंबिका की मौत के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है? तो बात करें, ये बाघिन जो है अंबिका, इसकी मौत हुई है, तो इसके कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माचिया सफारी पार्क। और माचिया सफारी पार्क कहाँ आता है? तो ये आता है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बात करते हैं, अच्छा ये बाघिन जो है अंबिका बाघिन, ये 2016 में कानपुर से लाई गई थी। कानपुर से लाई गई थी। अब इसके डेथ का कारण क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो है गर्मी ज्यादा है। जोधपुर में जो है गर्मी इसका कारण बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो है इस बाघिन की मौत हुई है। वन विहार अभ्यारण्य की बात करें, ये कहाँ पर आता है? ये धौलपुर में आता है। धौलपुर में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो ये है चूरू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, काले हिरणों के लिए। और बात करें सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क है? बायोलॉजिकल कितने? अच्छा पहले बताओ कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व 36 है। राजस्थान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। और वही बात करें कितने कितने टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। तो कौन कौन से हैं? तो वो एक है रणथंभौर, रणथंभौर, टीआर लिख रहा हूं मैं टाइगर रिजर्व को, ठीक है, टाइगर रिजर्व। और एक है सरिस्का। अच्छा ये राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व था रणथंभौर। कहाँ पर आता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर आता है? सवाई माधोपुर में। और बात करें दूसरा कौन सा है? सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ आता है? अलवर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में। और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर आता है? कोटा में। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी ये कहाँ आता है? रामगढ़ विषधारी तो ये आता है बूंदी में। रामगढ़ विषधारी बूंदी में। ये हो गए 4 और एक आखिरी धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और धौलपुर करौली नाम से ही लग रहा है कि ये धौलपुर करौली में ही आता होगा। ठीक है, तो हो गया रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। ये टोटल 5 टाइगर रिजर्व वर्तमान में राजस्थान के पास है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36 और टाइगर रिजर्व 5 है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य ये कहाँ आता है? राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर आता है? जयपुर में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ आता है? तो ये आता है चित्तौड़ में। शेरगढ़, शेरगढ़ आता है 12 में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये उदयपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य दोनों ही सवाई माधोपुर में आते हैं।
दोनों ही सवाई माधोपुर में आते हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य ये कहाँ आता है? उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। रूटू कंजर्वेशन रिजर्व, रूटू कंजर्वेशन रिजर्व का आता है नागौर में, नागौर में। और ये राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। और राजस्थान में टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने? 36। उस 36 में से सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है रोटू नागौर वाला। बांसियाल खेतड़ी बागौर कंजर्वेशन रिजर्व, तो बांसियाल खेतड़ी कहाँ पर आता है? तो ये आता है नीम का थाना, नीम का थाना। इससे पहले सीकर होता ही है, पर अब नीम का थाना क्योंकि नया जिला बन चुका है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व ये कहाँ आता है? तो ये आता है, ये भी नीम का थाना, नीम का थाना प्लस झुंझुनू में भी आता है, प्लस झुंझुनू में भी आता है। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, तो शाहबाद आता है 12 में। झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, अच्छा यहाँ पर जो है राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी। राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू हुई थी? झालाना आमागढ़ के अंदर। कहाँ आता है? जयपुर में। रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर आता है? 12 में। और अमरख महादेव तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, तो ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है उदयपुर में। उदयपुर में ही एकलिंग जी का मंदिर भी है, एकलिंग जी का मंदिर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में ICJS 2.0 के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पहले ICJS के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है क्या? आई से इंटर ऑपरेबल, इंटर ऑपरेबल इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और 2.0 इंटर ऑपरेबल, ये आई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। अब होता क्या है इसके अंदर? ये बेसिकली क्या है? तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो ये करेगा वन डेटा वन एंट्री, वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पे काम करेगा। अब होगा क्या इसके अंदर? तो ये होगा जो पुलिस है, जेल है, न्यायालय है और फॉरेंसिक है, इन सबको जो है ना वो एकीकृत डेटा आदान प्रदान करेगा, एकीकृत डेटा आदान प्रदान करेगा। अब इससे होगा क्या? अब मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, कोई भी व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति, तो पुलिस क्या चेक कर सकती है कि भाई साहब कि ये किसी जेल से तो भागा हुआ नहीं है, ये न्यायालय में इसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर फॉरेंसिक जो है, फॉरेंसिक ने कभी इसकी कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं लिए। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे ही कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो पुलिस ये देख सकती है तब भी कि पुलिस में इसके खिलाफ कोई चार्जेस और तो नहीं लग रखे, या न्यायालय में इसके खिलाफ कोई और केसेस तो नहीं लग रखे थे, या फॉरेंसिक में जो है अगर ये भागा तो इसके फिंगरप्रिंट होंगे तो इसको पकड़ सकते हैं। वैसे ही न्यायालय भी जो है वो भी चेक कर सकती है कि पुलिस के खिलाफ पुलिस में जो है इसके कितने केस चल रहे हैं, ये कभी जेल से तो नहीं भागा, फॉरेंसिक में इसकी क्या जांच चल रही थी। और फॉरेंसिक वाले ये भी चेक कर सकते हैं कि पुलिस में कभी पकड़ा गया हो तो क्या पता इसके फिंगरप्रिंट या जेल में लग रखे हो, है ना, न्यायालय में कुछ केसेस चल रहे हो, तो उस हिसाब से जो है ये सारे के सारे अपना डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कोई भी जो है इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, जो संदिग्ध व्यक्ति होगा उसके खिलाफ। तो ये है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बात करें ICJS के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, NCRB को। किसे किया गया है? NCRB को। बात करते हैं NCRB की फुल फॉर्म क्या है? तो NCRB की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड
ब्यूरो। और बात करें नालसा की, नालसा क्या है ये? तो नालसा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी काम क्या करती है नालसा? देखो अपने संविधान के अंदर एक आता है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A, 39A में बता रखा है मुफ्त न्यायिक सहायता। अब कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको किसी भी प्रकार की न्यायिक सहायता चाहिए हो, जानकारी चाहिए हो किसी न्यायालय से या फिर किसी वकील चाहिए उसको, मुफ्त वकील जो मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो है आर्टिकल 39A के तहत ही मिलता है मुफ्त न्यायिक सहायता। तो वो ही है, उसके लिए ही जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी शुरू की गई थी। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 39A में। क्या बोलता है आर्टिकल 39 है? मुफ्त न्यायिक सहायता। कब मुफ्त न्यायिक सहायता मिलती है? ऐसा कोई गरीब तबके का व्यक्ति हो या फिर जो अपना खुद का वकील नहीं कर सकता हो, तो उसको मुफ्त न्यायिक सहायता मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड नालसा। ठीक है, नालसा। और वही अपने राजस्थान में काम करे तो उसको बोलेंगे रालसा। अब रालसा की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी। रालसा राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये राजस्थान का प्रथम या प्राचीनतम दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम या प्राचीनतम दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीन शाखा हुई, तीन शाखा। तो प्रथम शाखा कौन सी हुई? 1303 में, 1303 में रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में, रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में। तो ये चित्तौड़ की प्रथम शाखा है, चित्तौड़ की प्रथम शाखा है। और बात करें 1538 में, 1538 में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और बहादुर शाह के बीच में चित्तौड़ में युद्ध हुआ। उसको क्या बोलते हैं? उसको भी मेवाड़ की दूसरी शाखा। और वही आखिरी तीसरी शाखा कौन सी हुई थी? तो वो हुई थी 1567 में। किसके बीच में? तो ये हुई थी महाराणा उदय सिंह के बीच में, जो महाराणा प्रताप के पिताजी है, महाराणा उदय सिंह, उदय सिंह और किसके बीच में? अकबर के बीच में। ठीक है, महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में ये तीसरी शाखा थी, तीसरी शाखा। बात करते हैं अजमेर दुर्ग की, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग। कहां पर आता है? अजमेर में, नाम से पता लग रहा है अजमेरू दुर्ग। और बात करते हैं क्या है इसमें, ये किस पहाड़ी पे बना हुआ है? बिठली पहाड़ी पे, बिठली पहाड़ी पे, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? गढ़ बिठली, गढ़ बिठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, और बोलते हैं क्या कि इसको राणा सांगा, राणा सांगा किसके द्वारा बनाया गया? राणा सांगा के भाई, राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज द्वारा, पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी, अपनी पत्नी तारा, तारा के नाम पर दुर्ग का नाम रखा, दुर्ग का नाम रखा। देखो अजमेरू दुर्ग तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, बिटली पहाड़ी पर है इसलिए इसको गढ़ बिटली भी कहते हैं। राणा सांगा जो है इनके भाई पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा। और बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है चिड़िया टूप पहाड़ी पर, चिड़िया
टूक पहाड़ी पर। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पे बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे। कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में है। और याद रखना है इसके बारे में कि इसकी जो आकृति है ना वो मोर जैसी है, मोर जैसी। इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? मोर जैसी आकृति के कारण क्या बुलाते हैं इसको? इसको बोलते हैं मयूर ध्वज। मयूर ध्वज भी कहते हैं। इस दुर्ग की आकृति मोर जैसी होने के कारण इसको मयूर ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग की, सोनारगढ़ दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर है? तो ये है त्रिकुट पर्वत पे। त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी पे। और कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। अब जैसलमेर में है और किसने बनाया इसको? तो इसको बनाया राव, राव जैसल द्वारा। राव जैसल भाटी द्वारा। और कब बनाया? वो बनाया 1155 में, 1155 ईस्वी में। अब देखो जैसल द्वारा बनाया गया है, जैसलमेर में बनाया गया है, तो इस दुर्ग को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जैसाना गढ़ से। जैसाना गढ़ के नाम से जाना जाता है ये दुर्ग। और किससे बना हुआ है ये? पीले पत्थर से बना हुआ है। पीले पत्थर से। तो पीले पत्थर से बने होने के कारण, बने होने के कारण इस दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्वर्णगिरी के नाम से। स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक तो स्वर्णगिरी याद रखना, जैसानागढ़ तो याद रखना ही रखना है। बात करते हैं आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1150 ईस्वी में। 1150 ईस्वी में दुल्हे राय द्वारा। दुल्ह राय द्वारा और दुल्हे राय कछावा द्वारा ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? दुल्हे राय कछावा ने। और बात करें आमेर दुर्ग में ही कि यहाँ पर क्या है? शीला माता मंदिर। शीला माता मंदिर। शीला माता मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग में। और एक यहाँ पर है दीवाने, दीवाने आम, जिसके बारे में ये पूछा जाता है कि इस दीवाने आम जो है ना इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? तो इसको बनवाया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने। इतने पॉइंट याद रखना है। आमेर दुर्ग की स्थापना 1150 ईस्वी में दुल्हा राय कछावा ने करवाया। शीला माता मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। और दीवाने आम का निर्माण यहाँ पे किसने कराया? तो कराया मिर्जा राजा जयसिंह ने। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर के लिए इंग्लैंड से पेटेंट मिला है? तो बात करते हैं ये फसल अवशेष प्रबंधन मशीन है क्या, जिसका नाम है क्या? स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर। तो है ये कि जब अपन खेती करते हैं तो उसके बाद जो है पराली बच जाती है। ठीक है, अब वो पराली जो है इसको काटने के लिए जो है वो किसान क्या करते हैं? इसको पहली बात तो पराली को जला देते हैं। तो एक इसका ऑप्शन है। दूसरा, अब इसके लिए मशीनरी आती है, तो मशीनरी काफी महंगी आती है, तो किसान क्या करते हैं? वो जलाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके लिए जो है इस विश्वविद्यालय ने जो है एक मशीन बनाई है जिसका नाम है स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर। तो वो बनाई है अपने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर आता है? ये केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय तो ये आता है बीकानेर में। बीकानेर में। ठीक है, तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहा आता है उदयपुर में। और वही श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर आता है? जॉबनेर में। अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आता है बीकानेर में। आगे बढ़ते, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की वीसी कौन है? कल्पना कटेजा प्रथम महिला वीसी भी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके प्रथम, इसके वीसी कौन है? तो इसके वीसी है केएल श्रीवास्तव। मैंने कैसे याद करवाया था? तो मैंने बताया था यहाँ पे नारायण आ रहा है, नारायण मतलब विष्णु जी, और यहाँ पे श्री आ रहा है, श्री, और श्री मतलब लक्ष्मी जी। तो ऐसे याद हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। और कहाँ, कौन इसके वीसी है? तो ये है सुनीता मिश्रा, ये प्रथम महिला वीसी भी है इसकी। ठीक है, प्रथम महिला वीसी सुनीता मिश्रा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है, और इसके कौन वीसी है? कैलाश सोडानी।
गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका जिला जगह पूछता है बांसवाड़ा, और कौन है इसके वीसी, तो वो है प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, या फिर इसको हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ आता है, जयपुर में। और प्रोफेसर सुधीर राजीव, याद रखना है, प्रोफेसर सुधीर राजीव इसके वीसी है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में है, कहाँ है, जोधपुर में। और डॉक्टर कुसुमलता भंडारी जो है इसकी वीसी है। हाल ही में पाड़ाझर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, यह वाटरफॉल कहाँ स्थित है, तो पाड़ाझर वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, तो यह है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। और बात करें रावतभाटा में क्या है, तो रावतभाटा में अपना न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और एक अभी नया क्या खुलेगा यहाँ पे, न्यूक्लियर, क्या नया खुलेगा यहाँ पे, अपन ने करंट में पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये दो चीज जो है, ये एक तो यहाँ पे खुलेगी और एक चीज पहले से ही है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तो पहले से यहाँ पे था, और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी खुलेगी। अच्छा, ये न्यूक्लियर गैलरी वो कहाँ खुलेगी, न्यूक्लियर गैलरी ये कहाँ बनेगी, तो ये जयपुर में बनेगी। तीन चीज याद रखनी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावतभाटा में ये, और न्यूक्लियर गैलरी जो है वो जयपुर में बनेगी। बात करते हैं पुष्कर की, पुष्कर अजमेर, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा के नाम से जाना जाता है। और वही मचकुंड धौलपुर, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है तीर्थों का भांजा। और तीर्थों की नानी के नाम से कौन जाता है, जाना जाता है, तीर्थों की नानी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये देवयानी, देवयानी देवयानी तीर्थ जो है तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, मचकुंड धौलपुर, तीर्थों का भांजा और तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और देशनोक बीकानेर की बात करें, यहाँ पे कौन सा मंदिर है, करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। और यहाँ पे चूहे मिलते हैं, कौन से चूहे, यहाँ पे चूहे देखना शुभ माना जाता है। तो चूहे जो है इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे काबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, इसको देखो याद करने का ट्रिक भी इजी है। चूलिया जलप्रपात, इसमें चार है, चंबल नदी इसमें भी चार है, चित्तौड़गढ़ इसमें भी चार है, तो बैसरौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। तो चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, च च च, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। भीमताल जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ पर है, मांगली नदी पर, और कहाँ पर है, बूंदी में। मांगली नदी पर है और बूंदी पे है। कैसे याद रखोगे, अब देखो भीम जी थे ना, भीम, अब वो क्या करते थे, खाते ज्यादा थे, है ना, काफी बड़े थे साइज में, और तो खाते ज्यादा थे, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि भीम ने जो है ना, भीम ने बूंदी, बूंदी और मांगली, भीम ने बूंदी मांगली, ऐसे याद हो जाएगा। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर है और भीलवाड़ा में है, बहुत फेमस है, काफी लोग जाते हैं यहाँ पे। भीलबेरी जलप्रपात कहाँ पर है, पाली में है, भीलबेरी जलप्रपात पाली में है, और भीलबेरी झरना के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण, पर्टिकुलेट मैटर एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह किस संस्था के शोध पेपर नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है, तो किस संस्था के शोध पेपर नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि ये वायु प्रदूषण और पर्टिकुलेट मैटर है क्या। तो वायु प्रदूषण तो तुम लोगों को पता है, लेकिन ये पर्टिकुलेट मैटर है क्या, इसको बोलते हैं पीएम। अब देखो बहुत सारी मशीन्स आती है ना, पर्यावरण को चेक करने के लिए, या फिर कभी कभार सरकार भी रोड पे जो है इस तरीके से बोर्डिंग लगा देती है, वहां पे लिख देती है पीएम 2.5, या अखबारों पे डेली आता है पीएम 2.5, PM3, है ना, PM5, है ना। तो ये आता है पर्टिकुलर मैटर। अब पर्टिकुलर मैटर होता क्या है, तो देखो अपने पर्यावरण के अंदर छोटे छोटे पॉल्यूशन या फिर डस्ट होती है, बहुत छोटी छोटी डस्ट होती है, उसका साइज होता है ये पर्टिकुलेट मैटर, इसका नंबर होता है 2.5, 3, 5 इस तरीके का, PM10 होता है इस तरीके से। अब देखो जो बड़ा नंबर होता है ना वो सही होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जितना छोटा नंबर होता है ना, PM2.5 से और नीचे, या फिर PM2.5 का वाला ही, तो वो काफी खतरनाक होता है। कैसे, अब जैसे वो अपन जब इनहेल करते हैं, अपन जब सांसों में लेते हैं ना, ऐसे PM2.5 बहुत छोटा कण है, तो वो क्या करेगा, वो अपने फेफड़ों से भी पार हो जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलेट मैटर, ऐसे छोटे कण
जो कि अपने फेफड़ों से ही पार हो जाए तो वो ज्यादा जो है नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो कहाँ अटक जाते हैं, वो अटक जाते हैं जब अपन सांस लेते हैं और वो जो एक एल्वियोली नाम की जगह होती है, एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, तो ये जब अपन सांस लेते हैं तो जब रक्त होता है ना, रक्त, उस रक्त के अंदर ये हवा मिलती है तो वो जगह होती है एल्वियोली, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और वो छिद्र में जो है ये वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं अटक जाते हैं पीएम 2.5 से नीचे या पीएम 2.5 तक वाले। तो ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े वाले होते हैं वो तो फेफड़े को पार नहीं कर सकते, छोटे कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है पीएम 2.5 के बारे में जो है रिसर्च की गई है, तो किसने की है, नेचर कम्युनिकेशन नाम से, तो वो आईआईटी जोधपुर ने की है। इतना पॉइंट याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं, बनी ठनी को। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। राजपुताना का अबुल फजल, मुनौत, नैन्सी, इनकी कृति कौन सी है, नैन्सी री ख्यात, नैन्सी री ख्यात, ये याद रखना। नैन्सी री ख्यात मुनौत नैन्सी की है। गुलाबी नगरी जयपुर को जाना जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को। बावड़ियों का शहर बूंदी को, बावड़ियों का शहर बूंदी को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को जाना जाता है। कौन सा दुर्ग पढ़ा था अपन ने, जैसाणागढ़, जैसाणा, जैसाणागढ़। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो और बोला जाता है इसको कौन सा, सोनारगढ़, सोनारगढ़। और स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी कोटा में सर्वाधिक रहती है। यहाँ पे घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान भी है। और वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टॉड प्रसिद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।